दरियागंज नाम का एक प्यारा सा गांव था, जहां सभी अपना जीवन खेती और छोटे मोटे व्यापार करके चलाया करते थे। कोई पानी पूरी का ठेला लगाया करता, तो कोई चने बेचकर अपना काम चलाया करता था। वहीं नारायण दास अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ सुषमा देवी के साथ रहा करता था। सुषमा देवी ने पिछले 30 सालों से मौन व्रत रखा था। नारायण दास लकड़ियों के काम में बहुत माहिर थे। वो पूरे गांव में सबसे अच्छे बढ़ई थे। मेरे ससुराल वालों ने आपसे बस एक लकड़ी का दरवाजा ही मांगा है, और आप है कि पूरे दिन बकैती करते निकाल देते हैं, पर ये नहीं कि एक दरवाजा बनाकर दे दे। मेरे पास ठाकुर रुद्र प्रताप के ही इतने सारे काम हैं, मैं कहां से कोई और काम करूं? तुम्हें तो अच्छे से पता है भाग्यवान, इस गांव में उनकी कितनी चलती है। रुद्र प्रताप उस गांव के मुखिया हुआ करते थे। पूरा गांव उनकी इज्जत किया करता था, जिसका वो बखूबी फायदा उठाया करते थे। वो अपना हर काम पहले करवा लेते और पैसे आधे से भी कम दिया करते। ये चावल कितने के दिए भाई साहब? ठाकुर साहब, आपको तो पता ही है, 50 रुपए किलो चावल, और बाकी मैंने बोर्ड लगाया है। अब आप खुद ही पढ़े लिखे हैं। हमारे घर 2-2 बोरी दाल और चावल भिजवा दो, पैसे हिसाब में लिख लेना। हुजूर, पिछले कई महीनों से आपने पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा होता अगर आप हिसाब कर देते। पैसे की बात सुनते ही रुद्र प्रताप क्रोध में आ गए और दुकान के सामान को दुकान से गिराने लगे और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे भरे बाजार में पैसे मांगो। एक तो गैर कानूनी दुकान चलाते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे पास इस दुकान के कागजात नहीं है। ये जानते हुए भी तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मेरी दुकान को मत तोड़िए। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। पूरा गांव देखता रह गया, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। रुद्र प्रताप अपनी छल का मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। तब नारायण दास उस दुकानदार के पास जाकर बोले, तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम मेरे घर चलो और खाना खा लो। तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। नारायण दास उस दुकानदार की दुकान समेटने में मदद करने लगे और उसे अपने घर बुलाकर खाना भी खिलाया। तब दुकानदार ने कहा, पूरा गांव बस तमाशा ही देखते रह गया। सिर्फ तुम थे जिसने मेरी मदद की। धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाई, ये तो मेरा फर्ज था। नारायण दास के इसी व्यवहार के चलते वो पूरे गांव में चर्चित थे। ये बात रुद्र प्रताप को खाए जा रही थी। उस नारायण दास के बच्चे का कुछ करना होगा। इतना बड़ा नाम और रुतबा होकर भी मेरी गांव में रत्ती भर की भी इज्जत नहीं है, और वो तुच्छ लकड़हारा, जरा उसे देखो, पूरा गांव उसका गुणगान करता रहता है। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं। उस नारायण दास की गांव में बहुत इज्जत है। कल उसी दुकानदार ने उसे महीने भर का राशन दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए। तुम बस चपड़ चपड़ बोलती रहोगी कि कोई तरीका भी बताओगी। तुम्हें मैंने केवल घर की साफ सफाई के लिए नहीं रखा है। मालिक, इसका एक ही इलाज है। नारायण दास आपके ही बाग से लकड़ियाँ काटता है और आप उससे लकड़ियों के पैसे न लेकर सिर्फ सामान लेते हैं। अगर आप लकड़ियों के पैसे भी लेने लग जाएं, तो वो बर्बाद हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ठीक ऐसा ही करूँगा। और क्या था, ठाकुर रुद्र प्रताप ने बिल्कुल वैसा ही किया। नारायण दास को अपने बाग में जाने से रोक दिया। अब से तुम मुझे इन लकड़ियों के भी पैसे दोगे, क्योंकि ये बाग मेरा है। लेकिन मालिक, मैं आपको लकड़ी के दरवाजे, झूले, सोफा, बेड इत्यादि हमेशा बनाकर देता हूँ। इन लकड़ियों के बदले आप मुझसे इतना सब ले रहे हैं और उसे बाजार में बेचकर आप अच्छे पैसे कमाते हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझसे जुबान लड़ाते हो? दफा हो जाओ मेरे बाग से।
और दोबारा कभी नजर मत आना। मैं देखता हूँ अब तुम इस गांव में किसका सहारा लेते हो। तुम्हारे जैसे तो लकड़हारे ना जाने मुझे कितने मिल जाएंगे। नारायण दास वहाँ से अपने बेबसी के आंसू लिए अपने घर चला आया और सारी बात अपनी पत्नी सीमा को बताकर फूट फूट कर रोने लगा। आप शांत हो जाइए जी, प्रभु श्री राम आपकी मदद जरूर करेंगे। मैंने तुमसे कहा ना, भगवान का नाम इस घर में मत लो। प्रभु राम की स्तुति करते हुए मैंने मेरी माँ को अपने से दूर कर दिया। उन्होंने मौन व्रत ले लिया है। पिछले 30 सालों से मैंने उनके मुंह से पुकार नहीं सुनी। शांत हो जाइए, ये उनकी भक्ति है, आप नहीं समझ रहे। हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। नारायण दास अपने घर से रोते हुए बाहर चला जाता है, जहाँ सुषमा देवी एक तुलसी के पौधे पर पानी डालकर उनकी पूजा कर रही थी। माँ, आपको कितनी बार कहा है, पूजा पाठ करना बंद कर दो। इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी खामखा ये सब किए जा रही हो। इतना कहकर नारायण दास गांव से बाहर चला गया और जंगली जानवरों के जंगल की तरफ जाने लगा। बस मैं दूसरों के बाग से ही नहीं ले सकता ना, इस जंगल में किसका अधिकार है। मैं अब लकड़ियाँ यहाँ से काटा करूँगा और अपने घर ले जाऊंगा। नारायण दास वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिससे नारायण दास बहुत डर गया और वहाँ से पेड़ों की तरफ भागने लगा। तब नारायण दास को एक चंदन के पेड़ का जंगल नजर आया, जहाँ चारों तरफ चंदन के ही पेड़ थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ, चारों तरफ चंदन के ही पेड़ नजर आ रहे हैं। उतने में नारायण दास की नजर एक बंदर पर पड़ी। नारायण दास ने देखा कि उस बंदर को चोट लगी है। नारायण दास ने तुरंत कपड़े से बांध दिया। ये जरूर किसी चंदन के पेड़ से फिसलकर नीचे गिर गया होगा बेचारा। परेशानी में था, पर अब थोड़ी राहत मिली होगी इसे। जैसे ही नारायण दास ने इतना कहा, आसमान से एक चमकती हुई रोशनी उस बंदर के पैरों पर आ पहुंची और बंदर एकदम ठीक ठाक हो गया और नारायण दास से कहने लगा, कैसे हो नारायण दास? तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर कैसे बोल सकता है? ये नहीं हो सकता। ठहर जाओ, चिंता न करो। मैं तुम्हें बजरंग बली का वरदान देने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी ये दशा की किसने? तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी? मैं चंदन के पेड़ पर बैठकर विश्राम कर रहा था, तभी मुझे एक सर्प ने, मेरा मतलब है सांप ने, पैर पे काट दिया। और मैं कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं हूँ, मायावी बंदर हूँ मैं। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कैसा वरदान? तुम इस चंदन के जंगल से जितने चाहो उतने मंदिर बना सकते हो। छोटे छोटे लकड़ी के राम जी के मंदिर। जिसका मन साफ होगा, यही छोटे मंदिर तुम्हें उनके आंगन में बड़े होते हुए नजर आएंगे। तुम्हारी कला अद्भुत है। और हाँ, श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। तुम उनके भव्य दर्शन करने अपने परिवार के साथ चले जाना। और हाँ, तुम्हारी माता के ठीक होने का कारण भी यही बनेगा। तथास्तु। इतना कहकर वो बंदर वहाँ से जंगल की ओर दौड़ गया। दूसरे ही दिन से नारायण दास ने चंदन की लकड़ियों को काटकर उनके छोटे छोटे मंदिर बनाना शुरू कर दिया और उन्हें लोगों को बेचने लगा। आइए आइए, चंदन की लकड़ी के मंदिर ले जाइए। अच्छे अच्छे छोटे मंदिर अपने घर के आंगन में रखिए और पुण्य कमाइए। आइए आइए। अरे नारायण दास, तुम कब से ये सब करने लगे? तुम्हें तो भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? अब मैं सुधर गया हूँ भाई। पूरे गांव ने नारायण दास से सस्ते दामों में राम जी की मंदिर खरीदी। सारे गांव वाले और कई व्यापारी सभी ने नारायण दास के बनाए हुए लकड़ी के राम मंदिर खरीदे और सभी ने उसे अपने आंगन में लगाया। सभी गांव वालों के आंगन में
एक भव्य सा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। सभी राम गुण गाने लगे। पूरा गांव राम जी के प्रेम और उनकी तपस्या करने लगा। इस गांव में अब आपकी रत्ती भर की भी इज्जत नहीं है मालिक। गांव का कोई कुत्ता आपसे रोटी भी नहीं लेता। मेरी इज्जत नहीं है तो अब तुम जैसी नौकरानी भी मुझसे जुबान लड़ाने लगी। आखिर मैं भी देखूंगा कि उस मंदिर में है क्या। जाओ और जाकर उसके पास से एक मंदिर खरीद कर लेते आओ। मैं भी अपने आंगन में उस चंदन के मंदिर को सजाऊंगा। रुद्र प्रताप ठाकुर की नौकरानी नारायण दास से जाकर चंदन के श्री राम जी का मंदिर ले लेती है और उसे रुद्र प्रताप के घर के आंगन में लगा देती है। सबने कहा था कि ये जादुई मंदिर है, लेकिन इसमें कहाँ कुछ हो रहा है। हटा दो इसे। उस चंदन के मंदिर से कई सारे सांप निकल आए और ठाकुर रुद्र प्रताप की ओर दौड़ने लगे, जिन्हें देखकर वो डर के मारे भागने लगा। भागो 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 मालिक भागो, अब से मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी। और अब से मैं किसी भी गांव वाले को कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही रुद्र प्रताप ने माफी मांगी, सारे सांप वहाँ से भाग निकले। तभी एक डाकिया नारायण दास के घर पर आया, जिसके हाथ में एक पत्र था। नारायण दास, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें तुम्हारी चंदन की लकड़ी के नेक काम के लिए सरकार ने अयोध्या में श्री राम मंदिर आयोजन में न्योता दिया है। अरे वाह, उस मायावी वानर की बात बिल्कुल सच हुई। मतलब इस पत्र में तुम्हारी माता को भी बुलाया गया है। उन्होंने तो इस मंदिर का इंतजार 30 सालों से किया है। नारायण दास अपनी माता सुषमा देवी के साथ अयोध्या श्री राम मंदिर की स्थापना में चले गए। श्री राम जी के दर्शन पाकर सुषमा देवी ने अपना मौन व्रत तोड़ा और कहा, सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल गई हो किसी वृक्ष की छाया। केवल राम जी की वजह से ही मैंने आपको दोबारा पाया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने माँ की भक्ति को देखकर नारायण दास खुशी से रोने लगा। राम जी के भव्य दर्शन में सभी वहाँ पर लीन हो गए और राम नाम का जाप करने लगे। नारायण दास भी अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो।
नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो। तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा? 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी।
पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है। इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है।